हेलो एवरीवन, मैं शुभम आप सभी का मैथोलिक्स चैनल पे स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी। हम यहाँ पे 2020 का जो टीयर 2 हुआ था उसका क्वांट वाला सेक्शन यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, जिसके हम दो पार्ट ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 51 तक हमारा कंप्लीट हो चुका है। हमारा थर्ड पार्ट है जिसमें हम 52 टू क्वेश्चन नंबर 67 तक डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। और फोर्थ पार्ट में इसको हम कंप्लीट कर लेंगे। देखिए, छोटी सी एक प्रॉब्लम क्या है कि आप जब इसको इन वीडियोज़ को देख रहे हैं तो कुछ का इशू आ रहा है कि इनको देखने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। जो लिखा हुआ है इनका थोड़ा कलर का इशू है, लेकिन हाँ आगे के जो भी होंगे वो स्लाइड्स में खुद से बना के लाऊंगा, तो बाइलिंगुअल होंगे आगे को। अभी तो क्या है कि इंग्लिश में ही है सिर्फ, आगे को सारे के सारे बाइलिंगुअल होंगे जितने भी पेपर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 52। द वॉल्यूम ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर इज 2002 सेंटीमीटर क्यूब एंड इट्स हाइट इज 13 सेंटीमीटर। तो क्या बताना है हमको? एरिया किसका? एरिया ऑफ इट्स बेस। सॉलिड सिलेंडर का हमको क्या दे रखा है? वॉल्यूम दे रखा है 2002 सेंटीमीटर क्यूब। इसकी हाइट कितनी दे रखी है? 13 सेंटीमीटर दे रखी है। और हमसे पूछ क्या रहा है कि इसके बेस का एरिया बताओ, यानी कि पाई आर स्क्वायर की वैल्यू पूछ रहा है। एच बराबर हमको 13 दे रखा है और ये हमारा बी दे रखा है, और बी बराबर कितना होता है? पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। अब इसमें से इसकी वैल्यू पाई आर स्क्वायर की पूछ रहा है, एच की दे रखी है 13। तो बी अपॉन एच क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी। इसका मतलब दरअसल छोटा सा काम इतना करना था कि 2002 को 13 से डिवाइड लगा देनी थी और हमारी पाई आर स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। डिवाइड कीजिए इसको, कितना आएगा? 13 और 13 पंजे 65, 13 चौके 52, 154 आ जाएगा। और यही इस क्वेश्चन का आंसर था। देखिए, मुश्किल से 15-20 सेकंड का क्वेश्चन सारा था ये, इसमें इससे ज़्यादा टाइम देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी। और ऐसा कुछ इसमें था नहीं जो हम एक्स्ट्रा कुछ देखना हो। ये देखिए, वॉल्यूम दे रखा था, ठीक है। ये हाइट हमको 13 सेंटीमीटर दे रखी थी। और एरिया ऑफ इट्स बेस क्या होता है? एरिया ऑफ इट्स बेस पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई आर स्क्वायर एच में पाई आर स्क्वायर की वैल्यू पूछी थी और एच की दे रखी थी। नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारा पाई चार्ट का क्वेश्चन। व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर्स बाय कंट्री एक्स इन 2017 एंड कंट्री वाई इन 2020 टू द प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर्स बाय कंट्री जेड इन 2019। ये कह रहा है कि देखिए, प्रोडक्शन जो एस एक्स का 2017 में था और वाई का 2020 में, इन दोनों को एक साथ ऐड कर दें। और 2019 का जो 2019 में जो जेड का प्रोडक्शन था उसके साथ रेशियो क्या होगा? तो एक्स का 2017 में देखें हम, तो एक्स का 2017 में कितना है? 236, ठीक है। और वाई का 2020 में देखें तो 334। तो इन दोनों को एक साथ लेना है। 236 और 334 को जब हम जोड़ेंगे तो 3 और 2 501 हो जाएंगे, 34 और 36 71 हो जाएंगे। तो 570 का रेशियो बताना है हमको। किससे बताना है? कंट्री जेड का जो प्रोडक्शन 2019 में हुआ है। कंट्री जेड का प्रोडक्शन कितना है 2019 में? 380 हुआ है। जीरो से जीरो कैंसिल, 19 19 से काटेंगे, 19 57, 19 दूनी 38, 3:2 इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। देखिए, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। इनमें कुछ ऐसा कुछ नहीं है कि जिसको हाँ आपको फेस करने में प्रॉब्लम हो। ये क्वेश्चन देखिए, इसमें दो चीज़ अप्लाई करने वाले हैं हम। यहाँ पे ये लिखा हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे तो हम लगाने वाले हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो किसके बराबर होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के, ठीक है। और नीचे का प्रोसेस हम क्या करने वाले हैं? डिनोमिनेटर का 1.05 यहाँ से कॉमन लेने वाले हैं, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं तो 1/4 प्लस, जब इन दोनों में हम ए प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे तो एक बार ए प्लस बी कर देंगे, एक बार ए माइनस बी कर देंगे। इसका मतलब 20.35 में 8.35 जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 28.70, ठीक है। इंटू ए माइनस बी करेंगे तो 20.35 में से 8.35 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 12 बचेगा। और इंटू 0.0175 को ऐसे ही लिखा रहने देंगे, ठीक। अपॉन 1.05 को हम क्या ले लेंगे? कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास अंदर क्या बचेगा? 1.05 प्लस 27.65। अब देखिए, इतना करने से हमारे हुआ क्या है दरअसल, इस इन दोनों का आप जब जोड़ोगे ना तो ये कितना बनेगा? 28.70। और ये पूरा पूरा कैंसिल आउट कर देगा इसको, ठीक है। अब यहाँ से हम इसको डेसिमल को हटाएं तो 4 जीरो लगा देंगे, 2 जीरो हमारे इस डेसिमल को हटा देंगे, ठीक। हमारे पास कितना रह गया? 12 इंटू 175 अपॉन 105 इंटू 100, ठीक। ये तो कैंसिल आउट हो ही गया। लिख लेते हैं थोड़ा सा साफ करके, कितना रहेगा? 175, जिससे आपको अच्छे से समझ आ जाए। 105, ठीक है, इंटू 100।
25 से इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 25 सत्ते होते हैं 175 और 25 चौके 100 होते हैं। 7 से इसको डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 7 एकम 7, 15 सत्ते 105 होते हैं। 4 से इसको डिवाइड करेंगे 4 तिया 12 और 3 से 15 को डिवाइड करेंगे तो 3 पंजे 15 होते हैं। हमारे पास दरअसल रह कितना गया, 1/4 प्लस 1/5 इज इक्वल्स टू 9/20 और यही इस क्वेश्चन का आंसर था। देखिए कितने आसान आसान क्वेश्चन है। आपने पार्ट 2 जब देखा होगा इस वीडियो का तो क्वेश्चन नंबर 26 से लेके 51 तक कुछ क्वेश्चन उसके बीच ऐसे थे जो सच में हाँ जिनमें टाइम टेकिंग थे वो, और ये एग्जामिनर को पता होता है कि उन क्वेश्चंस को कहाँ पे डालना होता है, इसलिए वो लोग वहाँ उसको डालते हैं क्वेश्चन को, जिससे बच्चा वहाँ फंस जाए, टाइम उनका वहीं लग जाए। आगे के क्वेश्चन जो आसान आसान क्वेश्चन है जिनको मतलब देखते ही आप आंसर टिक कर सकते हो, उन क्वेश्चन तक आप पहुँच भी ना पाओ। बाद में इन क्वेश्चंस का दुख बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए क्वेश्चन को पेपर को जो भी हार्ड आ रहा हो स्किप करके चलिए। जो क्वेश्चन आपको दिख रहा हो कि हाँ थोड़ा टाइम लेगा ही, उसको स्किप करो, तुरंत आगे बढ़ जाओ। यही पेपर को अटैम्प्ट करने की आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन ट्राइंगल पी क्यू आर एस इज अ पॉइंट ऑन द साइड क्यू आर सच दैट एंगल क्यू पी एस इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल पी एस आर। क्यू पी आर जो है 78 दे दिया, पी आर एस 44 दे दिया। व्हाट इज द मेजर ऑफ पी एस क्यू। एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं, एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, इसका नामकरण करते हैं थोड़ा सा कलर चेंज करके, थोड़ा सुंदर लगे। पी क्यू और आर। ठीक है, एस इज अ पॉइंट ऑन द साइड क्यू आर। एस कोई पॉइंट है क्यू आर पे, मान लीजिए ये है, इसको मिला देते हैं। मिलाने की बात तो ये करेगा ही। ठीक, यार लाइन भी सीधी नहीं खींच रही। ठीक है, ये कोई एस एक पॉइंट है। इसने आगे क्या कहा है, एस इज अ पॉइंट ऑन क्यू आर हो गया। सच दैट क्यूपीएस जो है, क्यूपीएस जो है हमारा ये वाला एंगल, ये किसका हाफ है, पी एस आर इसका हाफ है। अगर इसको मैं 2x कह दूं तो ये कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। और ये x हो जाएगा तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों का एक्सटीरियर एंगल कितना है, 2x है। ठीक है, अब इसने क्या क्या दिया हमको, एंगल पी हमको 78 दे रखा है पूरा का पूरा। पी आर एस यानी कि ये वाला एंगल हमको कितना दे रखा है, 44। आप बड़े वाले ट्राइंगल में देखोगे तो x की वैल्यू हम आराम से निकाल सकते हैं। कैसे, 180 से माइनस कर दें। अगर अगर 180 से हम क्या माइनस कर दें, 180 से अगर हम माइनस कर दें 78 और 44 को, 78 और 44 कितने हो जाएंगे दोनों मिला के, 7 और 4 11, 8 और 4 12, 122। तो 180 में से 122 को माइनस कर देंगे, है ना। ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, उसमें से दो एंगल का सम हम अगर माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 58 बचेगा। ठीक है, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, दरअसल x की वैल्यू आ गई 58। बस x की वैल्यू 58 आ गई तो ये वाला भी 58 हो जाएगा। पूछा क्या है इसने हमसे, पी एस क्यू, ये वाला एंगल पूछा है, तो 180 माइनस 58 कर देंगे तो हमारा एंगल ये वाला कितना आ जाएगा, 180 माइनस 58 का दोगुना कितना होता है, 116। ठीक है, 180 माइनस 116 जब हम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 64 डिग्री हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक मिनट। सिक्सटी फोर इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा। देखिए इसका ये हट गया लिखा जो था हमने, इसको हम लिख देते हैं 180 माइनस कितना करेंगे इसको, ये वाला एंगल भी हमारा कितना हो गया, 58 हो गया। तो 58 का ट्वाइस होता है 116, तो 180 माइनस 116 कितना होता है, 64 डिग्री। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आसान क्वेश्चन था, कुछ भी ऐसा टिपिकल नहीं था, कोई थ्योरम नहीं लगती कुछ नहीं। ये तो यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी लगी। ठीक है, और फिर ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, बस दो बार ये लगी है और आपका क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर 25√3 मीटर हाई फ्रॉम 2 पॉइंट्स ऑन द लेवल ग्राउंड ऑन इट्स अपोजिट साइड्स आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। क्वेश्चन आपको मैं समझाता हूँ आसान भाषा में। मान लीजिए कोई एक टावर है, ठीक है, इसकी हाइट इसने हमको दे दी 25√3। ठीक, इसने कहा कि इसके दोनों साइड से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, दोनों साइड से अगर हम देखें, मान लीजिए एक पॉइंट ऐसे कुछ करके हैं, एक पॉइंट ये है और एक दूसरा पॉइंट ये है। यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन यानी कि इसके टॉप का जो एंगल है वो कितना है, एक साइड से 45 है और एक साइड से
60 डिग्री है। ये कितना है? 60 डिग्री है। तो ये कह रहा है कि हमसे ये जो डिस्टेंस है दोनों पॉइंट्स के बीच की, ये बताओ कितनी होगी। दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस इसने हमसे पूछी है और डेसिमल के एक प्लेस तक हमको बतानी है। देखिए, इसको करने के ना दो तरीके होते हैं। एक तो आप डायरेक्ट ऐसे कर लीजिए, 45 का एंगल ये है तो हमको पता है 1:1 के रेशियो में होंगे। इसका मतलब 1 की वैल्यू √25√3 है, तो ये वाली भी 25√3 हो जाएगी, है ना। आप जब tan 45 लगाओगे तो ये आ जाएगा। अच्छा, 60 लगाते हैं, कितनी वैल्यू आई है? इतनी वैल्यू आई है, 25√3। अब इसके आगे वाले की बात करें तो इस वाले ट्राइंगल में जब हम जो बचा हुआ ट्राइंगल इसमें हम tan लगाएंगे तो √3:1 के रेशियो में हो जाएगा। √3 की वैल्यू कितनी है? 25√3, तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी? 25। तो कुल मिला के टोटल डिस्टेंस कितनी होगी? 25√3 + 25। ठीक है, अब यहाँ से आप 25 कॉमन लेंगे और √3 + 1 बचेगा। √3 की वैल्यू 1.732 रखेंगे। ठीक है, 1.732 + 1, इसका मतलब क्या होगा कि 25 × 2.732 हमको कैलकुलेट करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। कर लेते हैं। 25 दूनी 50, 5 कैरी हो गए, 25 से 75 और 5 80, 8 कैरी हो गए, 25 सत्ते 175 और 8 जोड़ेंगे तो 183, 18 कैरी हो गए, 25 दूनी 50 और 18 68। तो 68.3 हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। देखिए, आसान क्वेश्चन था, कुछ नहीं, हमने 2 बार tan की प्रॉपर्टी लगाई, tan 45 लगा दिया, एक बार tan 60 लगा दिया दोनों ट्राइंगल में। ठीक है, और हमारे दोनों बीच की डिस्टेंस आ गई। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ समझनी है कि क्वेश्चन नया नहीं है बिल्कुल भी, ऑलरेडी ईयर 1 में कई बार आ चुका है। ये दो तरह के क्वेश्चन होते हैं, दो फॉर्मूले लगते हैं। जैसे कि एक तो ये हो गया कि दोनों जो पॉइंट थे हमारे, दोनों पॉइंट अपोजिट साइड पे थे। जैसे कि एक यहाँ है, ये टावर है बीच में, और दूसरा इसके अपोजिट हो गया। एक प्रॉपर्टीज में क्या बनती है, एक क्वेश्चन क्या बनता है इसका, दूसरा एक क्वेश्चन ये बनता है कि दोनों पॉइंट एक ही साइड होते हैं। ऐसे करके कुछ होंगे। ठीक है, मान लीजिए एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, ये इसकी हाइट हो गई। ठीक है, ये इसकी डिस्टेंस होगी इन दोनों पॉइंट के बीच की। तो कभी कभी इन दोनों के बीच की डिस्टेंस पूछ लेता है, कभी कभी हाइट पूछ लेता है, कभी कभी बीच की डिस्टेंस दे देगा और हाइट पूछ लेगा। तो जब इस तरह की कंडीशन हो कि दोनों ही एक टावर के एक साइड है, तो यहाँ पे इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, डायरेक्ट हम देख लेते हैं। डिस्टेंस बराबर हाइट इंटू cot θ1 माइनस cot θ2। ठीक है, और जब कंडीशन होती है ये वाली हमारी कि टावर के दोनों अपोजिट साइड हैं दोनों पॉइंट, और उनके बीच की डिस्टेंस की बात करें तो उस टाइम पे d बराबर क्या हो जाता है? h cot θ1 + cot θ2। तो ये दो फॉर्मूले इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, आपको याद रखने हैं, क्योंकि इनके ऊपर क्वेश्चन ऑलरेडी कई बार आया हुआ है। ऐसा नहीं है कि नया क्वेश्चन है, ऑलरेडी कई बार टीयर 1 में या टीयर 2 में आए क्वेश्चन आता जरूर है इनसे। एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, इसको थोड़ा सा मैं साफ करके यहाँ को लिख देता हूँ। d बराबर h cot θ1 माइनस cot θ2। ठीक है, इन दोनों फॉर्मूले के ऊपर एक बार क्वेश्चन आना ही आना होता है, तो आपने इसको डायरेक्ट अप्लाई करना है। देखिए, इसका अगर हम डायरेक्ट देखें, डिस्टेंस हमको निकालनी थी, हाइट कितनी रखी थी? 25√3। ठीक, और θ1। ठीक, अब यहाँ से हम cot θ1 यानी कि cot 45 रखेंगे तो 1 हो जाएगा, प्लस cot 60 कितना होता है? 1/√3 होता है। यहाँ से जब आप डायरेक्ट करोगे तो भी आपका क्या बनेगा? 25/√3 + 1 ही बचेगा, जो कि कितना आने वाला है? 68.3 आने वाला है। तो आपको दोनों तरीके पता होना चाहिए कि हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन आता ही आता है टीयर 1 में या टीयर 2 में। तो यहाँ से ये क्वेश्चन तो आपका इंपॉर्टेंट हो ही जाता है, क्योंकि यहाँ से ये आना ही आना है। दोनों फॉर्मूले मैंने आपको लिखवा दिए, इनको नोट कर लीजिए। जो जिस पे भी आए, अपोजिट साइड आता है तो बीच में प्लस कर देना, दोनों एक ही साइड होते हैं तो बीच में माइनस कर देना, बस इतना फर्क होता है और कुछ नहीं। ए कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ 240 किलोमीटर एट अ सर्टेन स्पीड। ए एक डिस्टेंस जो कि कितनी है? 240 किलोमीटर है, एक सर्टेन स्पीड से उसको कवर करता है। हैड हिज स्पीड बीन 8 किलोमीटर लेस, अगर उसकी स्पीड को हम 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दें, देन द टाइम टेकन वुड हैव बीन 1 आवर मोर फॉर कवरिंग द सेम डिस्टेंस। तो सेम डिस्टेंस को कवर करने के लिए उसको 1 घंटा एक्स्ट्रा लगता है। तो हाउ मच टाइम विल ही टेक टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर। तो ये कह रहा है कि 480 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर करने के लिए ओरिजिनल स्पीड से, ओरिजिनल 8 किलोमीटर कम करने के बाद से नहीं, ओरिजिनल स्पीड से अगर
480 किलोमीटर को कवर करेगा वो, तो कितना टाइम उसको लगने वाला है। देखिए इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके होते हैं। एक तो फॉर्मूला होता है, मैं आपको फॉर्मूला लिखवा दूं, जहाँ पे भी आपको इस तरह से दे रखा है कि स्पीड डिस्टेंस कांस्टेंट हो, स्पीड बढ़ेगी टाइम घटेगा, यही काम होना है, स्पीड घटेगी तो टाइम बढ़ेगा। ठीक, तो वहाँ पे आपको सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है, जैसे स्पीड का पूछ ले तो स्पीड S1 और S2 लिख लेंगे ऐसे करके, इज इक्वल्स टू डिस्टेंस जो भी कुछ है, और यहाँ पे लिख देंगे स्पीड वो वाली जो इसने घटाई है बढ़ाई है, जैसे यहाँ पे 8 किलोमीटर प्रति घंटा इसने घटाई है तो वो स्पीड लिख देंगे अपॉन टाइम, जितना उसको टाइम ज़्यादा लग रहा है या कम लग रहा है वो लिख देंगे। ठीक है, इसी तरीके से अगर टाइम के रेस्पेक्टिव में बात कर ले तो हम क्या लिखेंगे, डिस्टेंस इंटू टाइम अपॉन स्पीड। ये दो फॉर्मूले होते हैं, अब कैसे अप्लाई करना है इनको ये मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, हमको देखिए ये क्या है, दरअसल गैप है, ये किस चीज़ को शो कर रहा है, गैप को शो कर रहा है कि S1 ओरिजिनल स्पीड है, S2 इसकी बढ़ी या घटी हुई स्पीड है, तो उन दोनों का की मल्टीप्लिकेशन दरअसल यहाँ आने वाली है। तो इसमें अगर हम इसको पुट करें, डिस्टेंस कितनी है 240 किलोमीटर, स्पीड कितनी घटा रहा है वो 8 किलोमीटर, टाइम उसको कितना ज़्यादा लग रहा है 1 घंटे। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ से 240 इंटू 8 आ गया। अब यहाँ से आप सोचोगे कि 240 इंटू 8 तो आ गया, अब इसका क्या करें हम, इसका क्या ही करें, इसका हमको ये करना है कि इसको हमको ऐसे ब्रेक करना है कि दो पार्ट में जिसमें 8 किलोमीटर प्रति घंटा का गैप आए। जैसे कि 240 को अगर मैं ब्रेक कर दूं 48 इंटू 5 में, और 8 ऐसे ही लिखा रहे। ठीक है, अब ये इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 48 इंटू 40 लिख सकते हैं। तो देखिए यही चीज़ हमारी कहाँ आ गई, 48 इंटू 8 40 में। ठीक है, इसका मतलब ओरिजिनल स्पीड हमारी 48 हो गई, और जो घटी हुई स्पीड है वो हमारी 40 किलोमीटर पर आवर हो गई। सेम अगर टाइम के रेस्पेक्ट में पूछ ले तो आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, और आपका सेम इसी तरीके से आपको गैप मेंटेन रखना है। सबसे बड़ी बात ये है कि जो उसने गैप दे रखा है, जैसे स्पीड का गैप दे रखा है तो स्पीड का गैप हमने 8 किलोमीटर का मेंटेन रखा, और हमारे यहाँ से ओरिजिनल स्पीड इनटू वो स्पीड आ गई जो हमने घटाई है, या फिर बढ़ी हुई देता तो बढ़ी आ जाती। ठीक है, तो ओरिजिनल स्पीड हमारी कितनी होगी 48 हो गई, 480 किलोमीटर को 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर करवाना है, तो ये कितना हो जाएगा 10 किलोमीटर, सॉरी 10 घंटे इसको लगने वाले हैं, और हमारा क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म हो जाता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा जो चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। टाइम के रेस्पेक्ट में कभी बात करें ना कि टाइम कितना लगने वाला है, जैसे कि इसमें अगर हम टाइम की बात करें तो हम टाइम भी आसानी से निकाल सकते थे, फिर ऊपर क्या, ऊपर टाइम को ले लेते और नीचे स्पीड को, बस यहाँ पे इन दोनों का गैप मेंटेन रखना है। जैसे यहाँ पे 1 घंटा ज़्यादा लग रहा था ना, तो 1 घंटे का गैप मेंटेन रखना था, हम टाइम भी आसानी से निकाल सकते थे कि ओरिजिनल टाइम कितना लग रहा है और 1 घंटे का बढ़ा हुआ टाइम कितना लग रहा है। ठीक, अब दूसरा तरीका इसका क्या होता है, एक आई होप आपको समझ आ गया होगा। दूसरा तरीका समझिए, इसको थोड़ा हटा देते हैं। दूसरा तरीका ये होता है, देखिए स्पीड लिख लेते हैं एक साइड में टाइम लिख लेते हैं। स्पीड कितनी है 8 किलोमीटर, जितनी घटाए या बढ़ाए उसको एक साइड में लिख लीजिए, और स्पीड घटा रहे हैं तो टाइम ज़्यादा लगेगा, स्पीड बढ़ा रहे हैं तो टाइम कम लगेगा। ठीक, अब इनका 2 गुना 3 गुना 4 गुना इनके मल्टीपल्स लिखते हुए जाइए। कब तक लिखने हैं, जब तक क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमारी डिस्टेंस ना आ जाए, क्योंकि डिस्टेंस हमारी सेम है। जैसे कि 8 दूनी 16, 1 दूनी 2, 8 या 24, 1 या 3, 8 चौके 32, 1 चौके 4। ठीक है, 8 पंजे 40, 1 पंजे 5, 8 छक्के 48 और 1 छंग 6। ठीक है, अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ करके देखते रहे, हर किसी की क्रॉस मल्टीप्लाई चेक करनी लेंगे आपको। 16 इंटू 3 48, और 24 दूनी 48। बात नहीं बन रही, हमको तो 240 लेके आना है। जब तक करते रहेंगे जब तक हम डिस्टेंस पे ना पहुँच जाए। अब देखिए हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो पहुँच गए, 6 चौक 24 होते हैं 240, और 48 5 जब कितने होते हैं 240 होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ओरिजिनल स्पीड हमारी 48 है और घटी हुई स्पीड हमारी 40 है। टाइम की बात करें तो टाइम ये रहा, ओरिजिनल टाइम कितना लग रहा था 5 आवर्स। ठीक है, उल्टा हो जाएगा रेशियो, और बढ़ा हुआ टाइम कितना लग रहा है 6 आवर्स लग रहे हैं। तो इस तरीके से भी आप जो भी कुछ यहाँ से पूछें आपसे, स्पीड पूछे स्पीड बता दोगे, टाइम पूछेगा तो टाइम बता दोगे, जो भी कुछ पूछे डायरेक्टली आप यहाँ से टिक कर सकते हो। तो स्पीड हमारी ओरिजिनल कितनी आ गई 48 आ गई, तो 480 अपॉन 48 करेंगे कितना आ जाएगा 10 घंटे का टाइम आ जाएगा। आई होप दोनों तरीके आपको क्लियर हो गए होंगे। ये काम कब करना है, ये काम हमको तब करना है जब डिस्टेंस सेम रहे। तो डिस्टेंस सेम है तो स्पीड बढ़ाएगा टाइम कम, स्पीड कम करेगा टाइम
ज़्यादा लगेगा। आई होप क्वेश्चन आपको क्लियर ये हो गया होगा। अब आगे चलते हैं। 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 5 एंड थीटा लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, कुछ एक्सप्रेशन दे रखा है, इसकी वैल्यू बतानी है। तो यहाँ से आप एक बात देखिए कि 4 साइन स्क्वायर थीटा अगर मैं अलग कर लूँ, ठीक, प्लस 4 कोस स्क्वायर थीटा, और अभी हमारे पास कितने 3 साइन स्क्वायर थीटा और रखे हुए हैं, इज इक्वल्स टू 5। तो यहाँ से इसको देखिए तो हमारी आइडेंटिटी बन रही है। यहाँ से 4 कॉमन ले लूँ तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। तो हमारे पास क्या बचा, 4 प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 5, या 3 साइन स्क्वायर थीटा कितना हो गया, 1। साइन थीटा की बात करूँ तो मैं कितना आ जाएगा, 1/√3 आ जाएगा। अब इसके बाद क्या करना है, साइन साइन थीटा थोड़ी पूछा इसने, इसने तो सेक थीटा, टेन थीटा, कोस थीटा और कोस थीटा पूछ रखा है। तो एक ट्राइंगल बना लीजिए, राइट एंगल, वहाँ से हम इनकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। ये 1 हो जाएगा, ये √3 हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा हमारा, √3 - 1 √2 आ जाएगा। अब जो भी कुछ पूछ रहा है इसको वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें। √3 ऐसे लिखा रहेगा, ठीक है। सेक थीटा कितना हो जाएगा, √3/2 √2, ठीक है। प्लस टेन थीटा की बात करें तो 1/√2 हो जाएगा। अपॉन में क्या लिखेंगे, √2 इंटू कोट थीटा कितना हो जाएगा, √2 माइनस √3 ऐसे ही। और कोस थीटा की वैल्यू जब हम लिखेंगे तो कितना आएगी, वो √2 अपॉन √3। √3 से √3 कैंसिल, ठीक है। और कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, और कुछ नहीं हो रहा। √3 मिलकर 3 बनाएंगे, 3 अपॉन √2 प्लस 1 अपॉन √2, और अपॉन में कितना आएगा, √2 2 बना लेंगे माइनस √2, ठीक। फर्दर सॉल्व करते हैं इसको, 3 और 1 4, एलसीएम इन दोनों का कितना आ जाएगा, √2 ही आ जाएगा। तो 4 अपॉन √2 बनेगा, और अपॉन में 2 माइनस √2। इस वाले √2 की मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर देंगे तो ऊपर 2 √2 बचेगा, और नीचे 2, एक मिनट, कितना था, 2 माइनस √2 था। ये हमारे पास लिखा हुआ है, लेकिन इस फॉर्म में हमें आंसर नहीं दे रखा। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम, तो अभी 2 कॉमन अगर हम नीचे से ले लें, √2 कॉमन ले लें, तो हमारे पास क्या बचेगा, √2 - 1, √2 से √2 कैंसिल। अभी कितना बचा, फर्दर सॉल्व करेंगे तो √2 - 1। अब √2 + 1 से ऊपर नीचे अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो नीचे तो हमारा क्या बन जाएगा, नीचे हमारा 1 बच जाएगा, और हमारे पास कितना बचेगा, 2 √2 + 1 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और यही इसने हमसे पूछा था, ठीक है। आई होप क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए हमने क्या किया, यहाँ से 7 साइन स्क्वायर थीटा थे, 4 साइन स्क्वायर थीटा 4 कोस स्क्वायर थीटा के साथ मिला के अलग कर ली, क्योंकि हमको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। तो यहाँ से 4 आएंगे, 4 5 में से माइनस होके 1 बचेगा, और 3 साइन स्क्वायर थीटा अभी भी बचे हुए हैं यहाँ से। तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/√3। उसके बाद हमने ट्राइंगल ड्रॉ किया, ट्राइंगल ड्रॉ करके तीनों की वैल्यू लिख दी, तीनों साइड्स की। और फिर उसके बाद हमने वैल्यूज पुट कर दी, सेक थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा और कोस थीटा की। उसके बाद थोड़ी सी कैलकुलेशन और हमारा आंसर आ गया। ये देखिए क्या कह रहा है इसमें कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास द एग्जामिनेशन। ये देखिए ये वाला जो ये वाला जो हमको पाई चार्ट दिया हुआ है, किसके लिए, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और ये वाले पास होने वाले हैं, ठीक। इधर परसेंटेज में दे रखा है और इधर हमको डिग्री में दे रखा है। तो हम इधर 360 पे कैलकुलेट करेंगे और इधर 100 पे कैलकुलेट करेंगे, इतना याद रखना है। अच्छा, 1200 और 900 दे रखा है, इसको मैंने आपको कहा था लास्ट वाली वीडियो आपने देखी हो, तो हम 400 300 भी कह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। रेशियो लेना है, परसेंटेज बतानी है, एग्जैक्ट वैल्यू हमको नहीं बतानी। अब आगे चलें तो पास द एग्जामिनेशन फ्रॉम इंस्टीट्यूट सी इज व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड फ्रॉम इंस्टीट्यूट डी एंड ई। ये कह रहा है देखो कि सी इंस्टीट्यूट सी में जो बच्चे पास हुए हैं, अच्छा पास होने वाले ये लिख रहे हैं इधर 30% है, किसका, 300 का 30% कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, ठीक। कितने परसेंट हैं टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो अपीयर हुए हैं डी और ई में, डी और ई कौन कौन से हैं, ये रहे जो अपीयर हुए हैं। तो 105 डिग्री और 39 डिग्री, यानी कि 144 डिग्री। तो 400 का 144 डिग्री करेंगे जब हम, 400 का 144 डिग्री कितने पे कैलकुलेट करना है, 360 पे, क्योंकि टोटल तो 360 का होगा। अब यहाँ से हम निकालें तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ जाएंगे जो अपीयर हुए हैं डी और ई में, ठीक है। 4 से इसको हटा दीजिए, 36 चौके कितने होते हैं, 144, 4 चौक 16, तो कितने आ जाएंगे, 160 आ जाएंगे जो बच्चे डी और ई इंस्टीट्यूट में अपीयर हुए हैं,
और सी में पास होने वाले कितने हैं, 90 हैं। तो इसने कहा है कि सी में पास होने वाले बच्चों का परसेंटेज बताइए कितना है डी और ई में जो अपीयर होते हैं उनके मुकाबले। तो इंटू 100, इससे कैंसिल आउट, 4 से डिवाइड कर लेते हैं, 4 चौक 16, ये 25 बार जाएगा। 25 नंबर कितने होते हैं, 225 बटे 4 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 56 पॉइंट, हाँ 25। ठीक है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन सेक्शन ए एंड सेक्शन बी ऑफ क्लास आर 50 एंड 62। सेक्शन ए में 50 बच्चे हैं, सेक्शन बी में 62 बच्चे हैं किसी क्लास की। ठीक है, द एवरेज स्कोर इन मैथमेटिक्स ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इज 75। अगर टोटल बच्चों का वो देखें हम एवरेज, तो वो कितना है, 75 है। एक बात मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल डिट्टो पिछले 2 साल से हाँ पिछले 2 साल 18 में भी आया था, 19 में भी आया था, सॉरी 19 में, 20 में भी आया था, आई थिंक 18 में भी आया था। ठीक है, ये क्वेश्चन डिट्टो ऐसे ही आता है, इसकी बस डिजिट चेंज होती हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन तो आप बिल्कुल देखिए प्रिपेयर होकर जाइए कि ये तो आने ही आने हैं। तो ये क्वेश्चन आप लिख लीजिए, आने ही आना है। इस बार का जो 2021 वाला टीयर 1 टीयर 2 होगा, उसमें भी ये क्वेश्चन हो सकता है, 99% चांस है कि आपको देखने को मिले, एग्जैक्टली मिलेगा, बस डाटा चेंज होगा। ठीक है, तो ए और बी लिख लेते हैं। तो इसने क्या कहा है, क्वेश्चन क्या पूछा, इफ द एवरेज स्कोर ऑफ स्टूडेंट्स इन सेक्शन ए इज 20% मोर देन दैट ऑफ इन सेक्शन बी, कि सेक्शन ए में जो बच्चों का एवरेज है वो बी के मुकाबले 20% ज़्यादा है। तो कह रहे हैं कि एवरेज स्कोर बताओ सेक्शन ए का कितना है। ठीक है, ए में बच्चे कितने हैं, 50, बी में कितने हैं, 62। ये कौन है, स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, और इनके एवरेज की बात करें तो 20 से 20% ज़्यादा का मतलब, अगर इसमें 5 है इनका एवरेज, तो इनका 6 रहा होगा, 20% ज़्यादा। ठीक, अब यहाँ से एक बात बताइए, 50 स्टूडेंट्स हैं ए में, उनका एवरेज 6 है, तो कुल मिला के टोटल कितना हो जाएगा उनका, टोटल स्कोर 300 हो जाएगा। बी में 62 स्टूडेंट हैं और ए उनका एवरेज 5 है, तो कुल मिला के 310 उनका क्या हो जाएगा, स्कोर हो जाएगा। तो यहाँ से ऐसा करने पे हमारा हुआ क्या, देखिए कि टोटल क्लास का जो एवरेज, टोटल क्लास का जो स्कोर है वो 610 हो गया। कितना हो गया, 610। लेकिन ये कब ले आया हमने, यहाँ पे देखिए 5 और 6 ले रखे हैं सिर्फ, हम हमारे पास एवरेज का एग्जैक्टली डाटा नहीं है। तो 6 से 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 610 टोटल क्लास का क्या है, एवरेज है। तो 610 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 75। 75 क्या है, उन सब का एवरेज स्कोर इनटू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 6 और 5 11, 112। तो 610 की वैल्यू 75 इंटू 112, और हमसे किसकी पूछ रहा है, ए का एवरेज स्कोर बताओ। तो 6 की वैल्यू पूछ रहा है कितनी होगी, तो 75 इंटू 112 अपॉन 610 और इंटू क्या, हाँ ठीक है, इंटू हमारा हो जाएगा 6। ठीक है, अब 61 से इसको काटेंगे 10 बार, इसको काटेंगे तो 2 बार जाएगा ये, और 61 दूनी 6 दूनी 12, नहीं नहीं नहीं, थोड़ा गलत हो गया, 1 मिनट, लिखा हुआ तो ठीक है। 75 इंटू 112 और अपॉन में क्या था हमारा, 610। अब इसको हम अगर सॉल्व करते हैं तो 6 की वैल्यू पूछी है इसने, ये क्या तो पूछा, हाँ ठीक है, डेसिमल में आएगा आंसर, तो कैलकुलेट कर लेते हैं ऐसे ही। करते हैं, देखिए 75 सिक्स कितने होंगे, 75 दूनी 150, 15 45, 450 इंटू 112 अपॉन 610। अब यहाँ से हम अगर इसका अप्रोक्सीमेट भी आंसर निकालें, तो भी दरअसल ऑप्शन इसके हमको कैसे दिए हुए हैं, ऑप्शन काफ़ी क्लोज दे रखे हैं, तो इसलिए हमको इसको सॉल्व ही करना पड़ेगा, काम ऐसे नहीं चलेगा। तो 0 से 0 हटा दीजिए। ठीक है, 0 से 0 हटा दीजिए, हमारे पास कितना बचा, थोड़ा ऊपर लिख लेता हूँ, 45 इंटू 112 अपॉन 61।
और इसके बाद अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा, 15 या 45। ठीक है, हाँ ठीक है, 15 या 45 और 15 चौके 60। अप्रोक्सीमेट आंसर देखते हैं थोड़ा सा कितना बैठ रहा है। नीचे डिनोमिनेटर को हम कम ले रहे हैं, 61 का हमने 60 लिया है, तो आंसर हमारा थोड़ा सा बढ़ा हुआ आएगा, यानी कि कम लेनी पड़ेगी वैल्यू। 4 दूनी 8 और 4 अट्ठे 32, तो 28 के कितने होते हैं, 84, 84 होते हैं। तो 84 से आंसर थोड़ा सा हमारा कम आएगा, कितना हो जाएगा, 82.6। एक ही ऑप्शन है। अब ऐसा क्यों हुआ मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, या तो आप एग्जैक्टली सॉल्व कीजिए इसको, अदरवाइज क्या कर सकते हैं इसके अंदर हम 61 को हम 60 मान सकते हैं। जैसे ही 61 को हम 60 मानेंगे, यानी कि डिनोमिनेटर को हमने थोड़ा छोटा मान लिया, तो आंसर हमारा बड़ा आएगा। और डिनोमिनेटर को हम अप्रोक्सीमेशन जब हम करते हैं किसी भी चीज़ का अप्रोक्सीमेट आंसर निकालते हैं, तो डिनोमिनेटर का अगर हम देखें तो आप छोटी वैल्यू ले रहे हो एग्जैक्ट से, तो आंसर आपका बढ़ा हुआ आएगा। आप फालतू ले रहे हो वैल्यू को, तो आंसर आपका थोड़ा सा कम आएगा। वो थोड़ा सा रेशियो देख लेना। तो ऐसा करने पे हमें क्या मिला कि 84 आ रहा है, लेकिन 61 को हमने 60 लिया है, तब ऐसा करने पे हुआ है। तो हमारा आंसर एग्जैक्टली तो होगा, वो 84 से स्लाइटली कम होगा। तो वो एक ही ऑप्शन है, 84 से कम 82.6। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा भी। आगे चलते हैं। द इनकम ऑफ ए इज 80% ऑफ बीज इनकम and the expenditure of A is 60% of B's expenditure. If the income of A is equals to 90% of B's expenditure, then why what percent are the savings of A more than the savings of B? यहाँ A लिखते हैं या B लिखते हैं, एक मिनट। यहाँ पे हम इनकम लिखते हैं, यहाँ पे हम एक्सपेंडिचर लिखते हैं, ठीक है, और नीचे इनका कुछ सेविंग आएगी वो लिख लेंगे। इसने क्या कहा है कि देखिए, इनकम ऑफ ए इज इक्वल टू 90% ऑफ बीज एक्सपेंडिचर। बी के एक्सपेंडिचर का 90% ए की इनकम है। अगर बी का एक्सपेंडिचर मैं 100 मान लूँ, तो ए की इनकम कितनी हो जाएगी, 90 हो जाएगी। ठीक, इसने ऊपर भी ये कहा कि ए जो है, ए का 60% एक्सपेंडिचर बी के 60% एक्सपेंडिचर के बराबर ए का क्या है, एक्सपेंडिचर है। तो बी का एक्सपेंडिचर अगर 100 है, यानी कि खर्च उसका 100 है, तो ए का उसका 60% यानी कि 60 हो जाएगा। ठीक, इतनी वैल्यू आ गई हमारे पास। अब इसने क्या कहा है कि इनकम जो है ए की वो 80% है बी के इनकम की। तो बी की इनकम का 80% किसके बराबर है, ए की इनकम की, जो कि कितनी दे रखी है, 90 है हमारे पास। ठीक है, तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से, 900/8 हो जाएगी। ठीक, अब एक्सपेंडिचर कैसे आएगा, टोटल इनकम में से अगर हम उसका एक्सपेंडिचर यानी कि खर्च घटा दें तो सेविंग आ जाएगी। सेविंग तो निकालनी है, 90 रुपये कमा रहा है, 60 रुपये खर्च कर दे रहा है, तो सेविंग उसकी ए की कितनी होगी, 30 होगी। ऐसे ही बी 900/8 रुपये कमाता है, 100 रुपये खर्च कर देता है, तो 900/8 माइनस 100 जब हम करेंगे तो कितना आएगा, 100/8 आ जाएगा। ठीक है, तो उसकी सेविंग कितनी हो जाएगी, 100/8 हो जाएगी। कोई प्रॉब्लम नहीं आपको। अब यहाँ से हम देखें, इनका रेशो है ही, 0 से एक 0 हटा दें तो कितना बनेगा, 24:10 बनेगा। अब ये कह रहा है हमसे कि परसेंटेज ए कितना ज़्यादा कमाता है बी से, कितना सेव कर रहा है ज़्यादा। बी कितना सेव कर रहा है, 10 कर रहा है। इसको अगर हम 100 कह दें, इसको 240 कह दें, तो डायरेक्टली दिख रहा है कि 100 रुपये बी बचा रहा है और ए 240 रुपये बचा रहा है। तो कितना फालतू बचा रहा है, 140% फालतू बचा रहा है। यही इस क्वेश्चन का आंसर होने वाला है। ठीक है, आई होप क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं। द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ रेगुलर पॉलीगन ए इज 1260 डिग्री एंड ईच इंटीरियर एंगल ऑफ इरेगुलर पॉलीगन बी इज 128 4/7 डिग्री। द सम ऑफ द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन ए एंड बी। ये कह रहा है कि दो पॉलीगन है कोई ए और बी। ए का जो इंटीरियर एंगल्स का सम दे रखा है 1260 दे रखा है। बी का जो एक एंगल का सम, एक एंगल दे रखा है, वो कितने का है, 128 4/7 डिग्री का। तो कह रहा है कि दोनों एंगल की साइड्स का सम बताओ कितना होगा, दोनों पॉलीगन की। अच्छा, किसी भी पॉलीगन की अगर हमको इंटीरियर एंगल निकालना हो, तो इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, n-2 इंटू 180। अगर ईच निकाल, ये क्या होता है, टोटल नंबर मतलब सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स होता है। अगर हमें एक एंगल निकालना है, ईच एंगल, तो हम n से डिवाइड लगा देते हैं। ये हमारा क्या है, ईच इंटीरियर एंगल
ईच इंटीरियर एंगल आ जाता है। सम निकालना है तो एन को हटा देंगे, डिवाइड नहीं लगाएंगे, हमारा उसका सम आ जाएगा। ठीक है, तो ईच की बात कर रहे हैं हम। देखिए यहाँ इस क्वेश्चन में बड़ा अच्छा एक ट्विस्ट है छोटा सा। पहले हम इसको देखें, ए वाले को। ए की बात करें तो ए का कितना है, 1260 दे रखा है इसने, टोटल सम दे रखा है। इसका मतलब n माइनस टू इंटू 180 की वैल्यू इसने कितनी दे रखी है हमको, 1260 दे रखी है। जीरो से जीरो को काट देते हैं, 18 से इसको काटते हैं तो कट जाएगा ये, 18 पंजे 90, 18 दिन 36, हाँ 7 बार जाएगा। तो n माइनस टू की वैल्यू कितनी आ गई, 7। तो n की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 9 आ जाएगी ए के लिए, यानी कि ए पॉलीगन जो है उसमें साइड कितनी है, 9 है। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे जो इसने ईच एंगल दे रखा है, इसका मतलब 128 4/7 है, तो अपॉन में तो 7 आया ही होगा इसके, है ना। तो बी के अगर हम पॉलीगन बी की बात करें तो बी में जो साइड होंगी वो या तो 7 होंगी या फिर 7 का मल्टीपल होंगी। ठीक है, क्योंकि n नंबर ऑफ साइड्स को दर्शाता है। तो n की वैल्यू अगर हम 7 देखें तो जो भी कुछ डिवाइड लगाया है उसने साइड से डिवाइड लगाया होगा, तो या तो 7 होंगी वैल्यू साइड उसकी बी की, या फिर 7 का मल्टीपल होंगी। अगर हम 7 माने तो 9 और 7 जोड़ेंगे तो 16 आंसर आ जाएगा, और हमारा इस क्वेश्चन का आंसर यही हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे 14 मान लें तो 14 और 9 23, 23 क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ, 23 क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा टाइम बचा सकते हैं। बाकी आप देख लीजिए, कर लेते हैं इसको सोल्व कि n माइनस टू 180 बी के लिए अगर बात करें हम, तो n माइनस टू इंटू 180 अपॉन एन की वैल्यू कितनी रखी है इसने, 128 4/7। तो 128 4/7 को जब हम सॉल्व करेंगे कितना आएगा ये, 7 अट्ठे 56 और 7 दूनी 14 और 5 19, 7 एकम 7 और 1 8, कितना दे रखा है, 900/7 दे रखा है। ठीक, 180 से 5 बार जाएगा पूरा पूरा। इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना बनेगा ये, 7n माइनस 14 इजिकल्स टू 5n, या 2n बराबर 14, या n की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी पॉलीगन बी के लिए, 7 आ जाएगी। ये किसकी, पॉलीगन बी की बात कर रहे हैं। तो पॉलीगन ए में कितनी साइड है, 9 है। पॉलीगन बी में कितनी साइड है, 7 है। तो टोटल साइड कितनी हो जाएगी, 9 + 7, इसका मतलब 16 टोटल नंबर ऑफ साइड्स हो जाएंगी पॉलीगन ए और बी दोनों को मिला के। तो हमारा काम चल सकता था, लेकिन केवल अगर हम ए पॉलीगन की साइड निकाल लेते तो बी के लिए हम गैस कर सकते हैं कि वो 7 होंगी या 7 का मल्टीपल होंगी, क्योंकि अपॉन में 7 आ रहा है, ईच एंगल दे रखा है। तो आप इसको डायरेक्टली टिक कर सकते थे, इतनी कैलकुलेशन करने की बाद वाली ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, आगे चलते हैं। 2x माइनस बाई इक्वल टू 2 दे रखा है, एक्स बाई बराबर 3/2 दे रखा है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x³ माइनस बाई क्यूब अपॉन 8 दे रखा है। इसको हम क्या करते हैं, अगर 2 से डिवाइड लगाते तो हमारे पास कितना बचेगा, x माइनस बाई बटे 2 बराबर 1। ठीक है, तो ये वाली फॉर्म आ गई। हम इसका क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे, आपको ये तो पता होगा ना, x माइनस 1/x बराबर k दे रखा है, तो x³ माइनस 1/x³ कितना हो जाता है, k³ + 3k हो जाता है। लेकिन अगर ये अलग अलग दे रखी है हमको वैल्यू, है ना, जैसे कि हमको x माइनस 1/y दे रखा है इजिकल्स टू k, तो x³ माइनस 1/y³ कितना हो जाएगा, k³ + 3k इंटू x इंटू 1/y का कोफिशियंट, x इंटू y का कोफिशियंट भी हम लिखते हैं। ठीक है, इस तरीके से x बाई कोफिशियंट के साथ यहाँ लिखा जाता है। तो यही चीज़ हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। तो x³ माइनस बाई³ अपॉन 8, इसका कितना आ जाएगा, k³ यानी कि 1 का क्यूब करेंगे तो 1 + 3 इंटू k कितना है यहाँ 1 है, इंटू हमें क्या लिखना है, x इंटू वाई अपॉन 2। ठीक है, ये वाले भी पूरे पूरे डिजिट लिखे जाएंगे यहाँ, पूरी पूरी वैल्यू यहाँ लिखी जाएंगी। ठीक, तो 1 + 3 एक्स वाई की वैल्यू पुट कर दीजिए 3/2 और इंटू 2 ये वाला, तो कितना हो जाएगा 4। तो 1 + 9/4 या कितना हो जाएगा 13/4, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इतना ही कुछ इस क्वेश्चन में करना था। देखिए, ये जो सेम चीज़ हमने यहाँ की है ना, आपने अलजेब्रा में पढ़ा होगा, ये करते यहाँ भी हम, पर जब जैसे ही आप यहाँ x इंटू 1/x करेंगे तो वो डिवाइड कैंसिल हो जाते हैं। इसीलिए जब भी ये वाली फॉर्म होती है हमारी x माइनस 1/x वाली, तो हम डायरेक्टली उसको कह देते हैं कि k³ + 3k। आगे चलते हैं।
एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन द साइड्स पी क्यू एंड पी आर रेस्पेक्टिवली। ट्राइंगल पी क्यू आर की बात कर रहे हैं, सच दैट उसमें दे रखा है कि पी एस इंटू पी आर बराबर पी क्यू इंटू पी टी। इफ एंगल क्यू 96 है, पी एस टी बराबर पी आर क्यू प्लस 34, तो क्यू पी आर की वैल्यू बताइए। सबसे पहले तो एक ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं, एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। पेन का कलर चेंज करते हैं, फिर इसका नामकरण करते हैं, कितना कितना। ट्राइंगल पी क्यू आर की बात कर रहा है, पी ये हो गया, क्यू ये हो गया, आर ये हो गया। एस ओ टी पी क्यू और पी आर पे हैं, तो एस ओ टी यहाँ कह दीजिए ये एस है, और यहाँ कह देते हैं ये टी है। और कैसे कैसे इसको हम अगर देखें, आप एक चीज़ देखिए, मिला देता हूँ मैं इसको। अगर मैं लिखूँ पी एस अपॉन पी क्यू, ठीक, बराबर पी टी अपॉन पी आर, तो अब ये फॉर्म आपको देखिए पहचानने में आगे होगी कि ये सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी को दर्शा रहा है। क्या कि ये वाला जो हमारा पी एस था, पी एस है ना, ये पी एस साइड, और फिर पूरे साइड की बात करें हम पी क्यू की, इन दोनों का रेशियो जो है वो किसके बराबर है, पी टी अपॉन पी आर के। तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ से कि पी एस टी जो ट्राइंगल है वो पी क्यू आर के सिमिलर है। तो बस सिमिलरिटी की प्रॉपर्टी लगानी है और कुछ नहीं करना, हमारा आंसर आ जाएगा। तो एंगल क्यू इसने 96 से रखा है, ये 96 हो गया, तो हमको पता है ये भी 96 हो जाएगा सिमिलरिटी की प्रॉपर्टी से। एंगल पी एस टी इसने कितना दे रखा है, पी आर क्यू प्लस 34। पी एस टी ये वाला जो एंगल कितना दे रखा है इसने, पी आर क्यू प्लस 34। यहाँ से पी आर क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पी एस टी तो हमारे पास 96 है, इजिकल्स टू पी आर क्यू प्लस 34। तो पी आर क्यू कितना हो जाएगा हमारा, 34 माइनस कर दें इसमें से, तो 6 में से 4 जाएंगे 2, और 62 आ जाएगा पी आर क्यू। पी आर क्यू कौन सा है, ये वाला, ठीक। अब इसने हमसे पूछा क्या है कि क्यू पी आर बताओ कितना होगा, ये वाला एंगल पूछा है कितना होगा। ये 96, ये 62, 180 में से दोनों को सम करके माइनस कर देंगे, हमारा एंगल पी आ जाएगा, ठीक है। 96 और 62 ऐड करेंगे, कितना आएगा, 6 2 8 9 6 15 158। बचा हुआ एंगल कितना हो जाएगा, 180 माइनस 158, 22 डिग्री। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखिए सिमिलरिटी पे कितना आसान सा क्वेश्चन आया था, कुछ भी नहीं था खास। नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन द प्राइस ऑफ एन आइटम वाज रिड्यूस बाय 20% इट सेल्स इंक्रीज बाय x%। जब किसी आइटम के प्राइस में 20% की कमी की जाती है तो उसकी सेल x% से बढ़ जाती है। इफ़ देयर इज एन इंक्रीज ऑफ 25% इन रिस्पेक्ट ऑफ रेवेन्यू, अगर उसकी कमाई में 25% की बढ़ोतरी हो जाती है तो x की वैल्यू बताओ कितनी होगी, ठीक है। तो देखिए 20% रिड्यूस हो रहा है कोई आइटम का प्राइस, तो प्राइस कितना, 20% रिड्यूस मतलब 5 से 4 हो रहा होगा, ठीक है। उसकी सेल की बात करें हम, सेल x% बढ़ी है, x% कह दीजिए a से b बढ़ रही है, ठीक। तो प्राइस इंटू सेल बराबर टोटल रेवेन्यू होता है, इतना तो पता ही है। रेवेन्यू किस हिसाब से बढ़ रहा है, 25% से बढ़ जा रहा है। 25% का मतलब अगर पहले 4 था तो अब 5 हो जा रहा है, ठीक। यहाँ से आप डायरेक्ट ए बी का रेशियो देख सकते हैं कि 4 कितना आएगा, 16:25 आ जाएगा। फिर भी मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, प्राइस इंटू सेल 5A अपॉन 4B इजिकल्स टू कितना हो जाएगा, 4/5। यहाँ से आप सोल्व करोगे तो A अपॉन B कितना आ जाएगा, 16/25। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारी सेल बढ़ी है वो पहले 16 थी, अब 25 हो गई। कितनी बढ़ गई, 9 बढ़ गई, कितने पे, 16 पे इंटू 100, 4 चौके 16, 25 बार 25 नंबर 225। अभी पीछे ही करके आए, पीछे सोल्व करके आए इसको, 225/4 कितना होता है, 56.25%। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ स्टूडेंट गोज टू अ स्कूल एट अ स्पीड ऑफ 5.5 किलोमीटर पर आवर। एक स्टूडेंट अपने स्कूल जाता है किस स्पीड से, 5.5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, और वापसी आता है 4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। इफ़ ही टेक्स 4.3/4 आवर्स फॉर द एंटायर जर्नी, अगर वो पूरी जर्नी के लिए 4 से ही 3/4 घंटे लेता है तो टोटल डिस्टेंस उसके द्वारा कवर की गई कितनी है, ये हमको बताना है। एक बात बताइए, डिस्टेंस सेम है तो स्पीड और टाइम एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, रेसिप्रोकल हो जाएंगे। इसका मतलब स्पीड का रेशियो अगर कितना है, 5 दूनी 10 11/2 और 4 है, तो टाइम इसका उल्टा हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ से अगर रेशियो देखें, रेशियो कितना है, 11:8 का है, ठीक है। ये तो एग्जैक्ट डाटा लिखा हुआ है तो उधर रेशियो है, तो टाइम इसका 8 से 11 हो जाएगा। टोटल टाइम को देखें तो टोटल टाइम 11 और 8 19, 19 की वैल्यू इसने हमको कितनी रखी है, देखिए 4 सही 3/4, 4 चौक 16 और 3 19/4 दे रखी है। 19 की वैल्यू 19/4,
एक की वैल्यू 1/4, एक की वैल्यू 1/4 होगी, तो इस वाले 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 इंटू 1/4 कर देंगे बराबर 2 आवर्स। इसका मतलब 2 घंटे लग रहे हैं उसको जब वो ओरिजिनल स्पीड से जाता है। तो ओरिजिनल स्पीड से जब वो जाता है, सॉरी ओरिजिनली जब इस एक साइड से वो 11/2 की स्पीड से जाता है उसको 2 घंटे लगते हैं। तो एक साइड से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 11/2 की स्पीड है और 2 घंटे उसको लगते हैं, तो कुल मिला के 11 किलोमीटर एक साइड से हो। लेकिन उसने दोनों साइड से पूछी है कि दोनों साइड से टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, तो टोटल डिस्टेंस के लिए हम उसका डबल कर देंगे क्योंकि साइड तो दोनों साइड में सेम है। तो 11 दूनी 22, 22 किलोमीटर इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जल्दबाजी में बस 11 टिक कर मत आ जाना, देख लीजिए हर क्वेश्चन के ऑप्शन में ऐसे जरूर मिलेंगे आपको जो आप जल्दबाजी में हो सकता है कि बाई मिस्टेक टिक करके आ जाएं और आपके मार्क्स वहाँ पे कट जाएंगे। थ्री फ्रैक्शन एक्स बाई जेड आर सच दैट एक्स ग्रेटर देन बाई ग्रेटर देन जेड है। वैन द स्मॉलेस्ट ऑफ देम इज डिवाइडेड बाई द ग्रेटेस्ट, द रिजल्ट इज 9.16। जब सबसे छोटे को सबसे बड़े से डिवाइड लगाया जाता है तो रिजल्ट क्या आता है, 9/16। विच एक्सीड्स बाई 0.0625, जो बाई से कितना बड़ा है, बाई से 0.0625 बड़ा है। ठीक है, एक्स प्लस बाई प्लस जेड की वैल्यू इतनी दे रखी है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस जेड। अब पहले हम बाई की वैल्यू निकाल लें आराम से। बाई से कितना बड़ा है, 0.625 बड़ा है कौन, 9/16। यहाँ से इसको हटाएंगे, 4 जीरो लगा देंगे, 25 से 25, 625 होते हैं, 400 हो जाएगा। 25 से इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 9/16 माइनस 1/16। इसका मतलब 8/16 या फिर 1/2। ठीक है, y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 1/2 आ गई। y की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2 आ गई। इसने हमसे पूछा क्या क्वेश्चन में, क्वेश्चन में इसने हमसे पूछा है x प्लस जेड। एक बात बताइए, x प्लस वाई प्लस जेड हमारे पास रखा है, y की वैल्यू हमारे पास है, तो x प्लस वाई प्लस जेड जो हमारे पास है इसमें से हम y को माइनस कर देंगे तो x प्लस जेड ही हो जाएगा। तो x प्लस जेड बराबर कितना हो जाएगा, 12 दूनी 24 और 3 27/12, और माइनस कर दें y को जो कि 1/2 है, तो हमारा x प्लस जेड की वैल्यू आ जाएगी कितनी आएगी, 6 दूनी 12, 21 में से 6 जाएंगे, सॉरी 27 में से 6 जाएंगे तो 21 बचेगा, 21/12, 7 3 से काटेंगे, 3 7 21 और 3 चौके 12, तो 7/4 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और यही बताना था। आप देखिए इस लाइन का हमारे पास कोई भी ज़रूरत नहीं थी, कुछ और फर्दर पूछता तो शायद ज़रूरत पड़ती, लेकिन इसकी हमें कोई भी ज़रूरत यहाँ पे फिलहाल तो नहीं पड़ी। इसने कहा था कि 9/16 जो आता है, अब ये कहाँ से आया ये हमको नहीं पता, इसने बस इतना कहा ना कि 9/16 जो आता है, 9/16 जो है 22 से कितना बड़ा है, 0.625, या फिर फ्रैक्शन में कहते हैं कि 22 से 1/16 बड़ा है। तो y की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, 9/16 से 1/16 छोटी होगी, वो कितनी आ गई, 1/2 आ गई बाई की वैल्यू। एक्स प्लस जेड पूछा था, तो एक्स प्लस जेड हमने एक्स प्लस बाई प्लस जेड में से बाई को हटा दिया, एक्स प्लस जेड हमारे पास आ गया। इन ट्राइंगल एल एम एन, एल एम कितना दे रखा है, 5√2, एल एन कितना दे रखा है, 13 सेंटीमीटर, और एंगल एल एम एन कितना दे रखा है, 135। तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ एम एन। जब भी आपको इस तरह का दिखे कि एक एंगल दे रखा है और 2 साइड दे रखी हैं, तो वहाँ पक्का क्या लगने वाला है, एल एम एन, एल एम एन, ठीक है, वहाँ पक्का कोसाइन रूल लगने वाला है। और बिना झिझके आप कोसाइन रूल लगा दीजिए, किसी और जुगाड़ के चक्कर में मत लगिए। थोड़ी सी कैलकुलेशन हो सकती है शायद हो, बट आसानी से आप कर लेंगे। एल एम की वैल्यू कितनी रखी है इसने, 5√2। एल एन की वैल्यू कितनी रखी है, 13, और एम एन की हमसे पूछ रहा है, इसको एक्स कह देते हैं। तो कोसाइन रूल क्या कहता है हमारा, कोसाइन रूल हमारा ये कहता है कि कोस 135 जब हम लगाएंगे वो किसके बराबर हो जाएगा, एल एम इस वाली साइड का स्क्वायर प्लस इस वाली साइड का स्क्वायर माइनस इस वाली साइड का स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ ये वाली साइड एल एम इंटू एम एन। ठीक है, तो लगाते हैं कोस 135 टू 5√2 का स्क्वायर जब हम करेंगे तो कितना आएगा, 5 25, 25 दूनी 50, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एल एन का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169, अपॉन ट्वाइस ऑफ जो हमारा एंगल होता है उसकी दोनों साइड को लेते हैं, कितना आ जाएगा, 5√2
इंटू एक्स। ठीक है, cos 135 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस के 1/√2 हो जाएगी, रख दीजिए। 50 169 में से 50 जाएंगे, कितना बचेगा 119 अपॉन 2 इंटू 5/√2 इंटू एक्स। √2 से √ कैंसिल आउट, 5 दूनी 10x हो जाएगा माइनस के, तो यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी x² प्लस 10x और माइनस 119 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे हमको क्या चाहिए कि 119 के ऐसे टुकड़े चाहिए जो घटा के क्या आए 10 आए। ठीक है, तो ऑप्शन की हेल्प ले सकते हैं, दो ऑप्शन हमारे वैसे कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि √2 का तो यहाँ आने का कोई मतलब बनता नहीं है। अच्छा 17 सत्ते कितने होते हैं, 17 सत्ते हमारे कितने होते हैं 119 होते हैं, और 17 माइनस 7 करेंगे तो 10 आ जाएगा। इसका मतलब हम समझ गए कि x² प्लस 17x माइनस 10x माइनस 119 बराबर 0, सॉरी 7x। ठीक है, दिख गया हमें कि आंसर तो इसका 7 आने वाला है, इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, लिख के दिखा रहा हूँ सिर्फ आपको। x कॉमन लेंगे आप, x प्लस 17, यहाँ से आप 7 कॉमन लेंगे तो x प्लस 17 बनेगा, प्लस वाला 0 वैल्यू देगा, यहाँ से दो पेयर बन जाएंगे x प्लस 17 का और एक x माइनस 17 का। जब इस वाले ब्रैकेट को आप 0 के इक्वल करेंगे तो आपके x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 आ जाएगी, और यही इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोसाइन रूल अगर किसी को ना पता हो तो मैं आपको लिख देता हूँ, बाई चांस किसी को ना पता हो। ठीक है, वैसे ऐसा हो नहीं सकता कि किसी ने कोसाइन रूल ना पढ़ा हो, कि ये एंगल अगर थीटा है, ये ए साइड ए है, ये बी है, ये सी है, तो कोस थीटा बराबर क्या होता है a² प्लस b² माइनस c² अपॉन 2ab। ये कोसाइन रूल होता है जो ट्राइंगल में वैल्यू साइड निकालने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट ऑन ₹50,000 फॉर 1 ईयर एट 8% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली एंड ईयरली। 8% पर एनम रेट दे रखा है, एक बार तो हम 8% एक साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट लगाएं और एक बार हाफ ईयरली के हिसाब से लगाएं, तो ये कह रहा है उन दोनों के बीच का गैप कितना आएगा। जब हाफ ईयरली लगाएंगे तो 4% रेट हो जाएगा। ठीक है, बड़ा आसान क्वेश्चन है, 4 इंटू 4/100 यानी कि 0.16%। अगर इसका हम निकाल देंगे 16×5 डायरेक्ट, मुश्किल से 10 सेकंड का क्वेश्चन, अगर आपका अच्छे से पढ़ा होगा तो 10 सेकंड से ज़्यादा इस क्वेश्चन में लग ही नहीं सकते। तो बताता हूँ फिर भी कैसे हुआ है, हार्डली 10 सेकंड। एक साल के लिए तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% ही हो जाएगा, लेकिन जब हम हाफ ईयरली लेंगे तो 4% होगा, और वो 4% कैसे करेगा, उसमें हम कॉन्जुगेटिव वाला लगाएंगे, तो 4 + 4 + 4 इंटू 4/100। तो यहाँ से क्या आएगा हमारा, एक रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ जाएगा 8.16 आ जाएगा। जब हम हाफ ईयरली देख रहे हैं तो टाइम कितना डबल हो जाएगा, 2 साल हो जाएंगे ना, साल मान लो कुछ भी मान लो, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हमको दे रखा था वो हाफ हो जाएगा 4%। तो यहाँ से कुल मिला के 8.16% का इंटरेस्ट मिलेगा, और एक साल में 8% का मिलेगा। तो दोनों के गैप की बात कर रहा है, डिफरेंस की बात कर रहा है, कितना है, तो 0.16% आएगा। 0.16% किसका निकालना है, उस प्रिंसिपल का जो हमको दे रखा है। तो 50,000 का जब आप निकालोगे 0.16%, तो वो कितना आएगा 16×5 डायरेक्टली दिख रहा है 80 आएगा। इसको हटाएंगे तो 2 0 और लगा दो, 1 2 3 4 1 2 3 4 16×5 80। ठीक है, ऐसे करके हम इसको कर सकते थे। हमने क्या किया है, यहाँ पे रेट 4% और अगले साल भी 4% लगता, तो यहाँ से हमने एक निकाल लिया कि एक रेट कितना होगा, 2 सालों का एक रेट कितना होगा, तो 8.16% हो जाएगा। पहले साल का कितना रहेगा 8%, दोनों का गैप 1.16%। ठीक, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो आपको सिर्फ इतना डायरेक्ट करना होता है। हमको पता है कि 8% ये है, दूसरा 4% जब ऐड करेंगे तो ये दोनों तो पहले ही कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो जो इनका डिफरेंस आता है वो डिफरेंस यही बचता है बस, जिसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 4 इंटू 4/100 यानी कि 0.16%। कल के दिन को यहाँ 10% बोल देता तो 5×5 = 25, इसका आधा करते 5%, और दोनों के डिफरेंस की बात करेंगे तो 5 इंटू 5/100 कर देंगे, जो कि कितना बनेगा 0.25%। तो ये जो हमने निकाला है ना इतना कुछ, डायरेक्ट देख सकते हैं, बाकी इसको डिटेल में कभी बाद में डिस्कस करेंगे। द रेडियस ऑफ ए स्पेरिकल बैलून इज
शिफ्टेड फ्रॉम 3.5 सेंटीमीटर टू 4.9 सेंटीमीटर बाय पुशिंग एयर इनटू इट। स्पेरिकल बैलून है दो, एक की रेडियस 3.5 है, एक की 4.9, सॉरी एक ही बैलून है, पहले 3.5 सेंटीमीटर का था, बाद में जब उसको हमने उसके अंदर हवा ब्लो की, हवा पुश की, एयर पुश की है, तो वो 4.9 सेंटीमीटर का बैलून हो गया कैसा, स्पेरिकल। तो व्हाट इज द परसेंट इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ द ओरिजिनल बैलून। इतना आसान क्वेश्चन। देखिए 4/3 पाई आर क्यूब स्पेरिकल का वॉल्यूम होता है, ठीक है। हमको पता है ये चीज़ कॉमन है दोनों में, कांस्टेंट है, तो इसको तो हटा ही दीजिए। यहाँ से भी हम क्या करेंगे, 3.5 का बना लेंगे, 7 से 7 पंजे 35 और 7 49, तो 5:7 का रेडियस का रेशियो हो जाएगा, ठीक है। तो वॉल्यूम कितना बनने वाला है, ये आर पे काम करेंगे 5 का क्यूब, जब उसके अंदर हवा जितनी थी 3.5 सेंटीमीटर वाली थी, तो 5 का क्यूब उसका वॉल्यूम हो जाएगा, और रेशियो हम लेंगे जब उसके अंदर हवा डाल दी हमने, तो वो 7 का क्यूब हो जाएगी। इसका मतलब 125 से वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 343। इसको जब हम करेंगे तो 13 में से 5 जाएंगे 8, 3 में से 2 जाएगा 1, और यहाँ कितना 3 में से जाके 2, 218/125 इंटू 100 परसेंटेज के लिए 25 चौके 100 और 25 पंजे 125, ठीक है। और इसको सोल्व करेंगे कितना आएगा, 18 चौक 72, 4 दूनी 8/5, ठीक है। 5 से डिवाइड लगा लीजिए, 174.4 ही आ जाएगा इसका आंसर। आसान क्वेश्चन था, बाकी कुछ भी नहीं था, ठीक है। हमने देखिए इसमें क्या किया है कि 3.5 और जो हमको 4.9 दे रखे थे ना, हम इसको ऐसे सॉल्व भी करेंगे, ऐसे सॉल्व करेंगे तो बहुत इसके कैलकुलेशन लंबी हो जाएगी। हमने इसका रेशो निकाल लिया, 7 से डिवाइड लगा के, 7 पंजे 35 और 7 सत्ते 49। अब रेडियस को हम किस रेशो में ले सकते हैं, 5:7 की रेशो में ले सकते हैं। तो वॉल्यूम किस रेशो में होगा, 5 क्यूब से 7 के क्यूब के रेशो में होगा। बस इस पर हमने काम किया और हमारा आंसर आ गया। 4 मैन एंड 5 वुमेन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 15 डेज, whereas 9 men and 6 women can complete it in 10 days. To complete the same work in 7 days, how many women should assist 4 men? एक क्वेश्चन आना ही आना है, लिख के ले लीजिए टीयर 2 में। इस ये टाइम एंड वर्क का इस तरह का क्वेश्चन एक आना ही आना है। इसको करने के लिए डायरेक्ट देखिए, 4 आदमी 15 दिन तक जब काम करेंगे तो 60 M हो जाएंगे, है ना। दो तरीके होते हैं, तो आप ऐसे लिख के करो पहले, 4M + 5 वुमेन किसी काम को 15 दिन में करते हैं, ये किसके बराबर हो जाएगा, टोटल वर्क 9M + 6 वुमेन, ठीक है। कितने दिनों में करते हैं, 10 दिनों में कर सकते हैं। तो दोनों साइड में टोटल वर्क कंप्लीट कर लिया, 15 चौके 60M + 15 पंजे 75W। इतना कुछ करने में ना बहुत टाइम लगता है, ठीक। इसको फिर माइनस करेंगे, 60M से 30M घटाएंगे तो, सॉरी 90M में से 60 घटाएंगे 30 मैन आ जाएंगे, 75 में से 60 वुमेन घटाएंगे तो 15 वुमेन आ जाएंगी। अब मिला के यहाँ से M/W, यानी कि मैन और वुमेन का जो रेशो आएगा इफिशियंसी का, वो कितना हो जाएगा, 1:2, 15/30। 15/30 को हम क्या कह देंगे, 1/2 कह देंगे। और ये हमारी इन दोनों की इफिशियंसी आ गई। टोटल वर्क के लिए किसी भी साइड में इसमें रख दीजिए या इसमें रख दीजिए, कहीं भी रख दीजिए, आपका टोटल वर्क आ जाएगा। तो टोटल वर्क देख, 4M, 4 × 1 करेंगे 4 बनेगा, 5 × 2 करेंगे 10 बनेगा, 10 और 4 14 हो जाएगा। टोटल वर्क कितना हो गया हमारा, 14 × 15। इसने कहा है कि 4 आदमियों से काम करवाना है, तो 4 × आदमी की इफिशियंसी 1 प्लस इफिशियंसी वुमेन की कितनी है, 2 है, और वुमेन हमको निकालनी है कि कितने दिनों में इस काम को करेंगी, तो 14 × 15, हाँ ठीक है। अच्छा 4 1, हाँ सही तो है। हाउ मैनी वुमेन शुड असिस्ट 4 मैन, ठीक हो रहा है। 4 और 5 दूनी 10, 14 × इतना 9, 12 9 21, 210। ये 210 आएगा, यहाँ से 210 - 4 करेंगे, अच्छा 7 दिन भी तो दे रखे हैं ना कि 7 दिन में कंप्लीट करवाना है, 7 दिन भी दे रखे हैं, ठीक है। ये टोटल वर्क आ गया हमारा 210। इनको 7 दिन में कंप्लीट करवाना है, तो इसका मतलब 7 या एक दिन में कितना काम करना पड़ेगा उनको, 30 काम करना पड़ेगा। और एक दिन में वो काम करते कितने हैं, 4 × 1, एक आदमी 4 काम करता है,
ठीक है, 4 आदमी एक काम करते हैं, एफिशिएंसी 1 है और वुमेन की एफिशिएंसी 2 है, तो 4+2W बराबर 30, या फिर यहाँ से W देखोगे आप तो 30 - 4 26/2, यानी कि कितनी आ जाएंगी, 13 वुमेन की हमको ज़रूरत पड़ेगी। और यही इस क्वेश्चन के अंदर बताना था। ठीक, एफिशिएंसी निकाल ली हमने, टोटल वर्क हमारा 210 आ गया। 210 काम को 7 दिन में करवाना, तो एक दिन में 30 काम करना पड़ेगा, और एक दिन में एक आदमी एक काम करता है, तो 4 आदमी कितना काम करेंगे, इसने कहा ना कि 4 आदमी से करवाना है, 4 आदमी 4 काम करेंगे, तो 30 में से 4 को हटाएंगे, 26 बचेगा। इस 26 काम को कौन करेगा, वुमेन करेंगी। एक वुमेन एक दिन में कितना काम करती है, 2 काम करती है। 26 काम को करने में कितनी वुमेन चाहिए, 13 वुमेन। इतना समझ आ गया। एक बात बताइए, इतना कुछ लिखने की हमको ज़रूरत थी नहीं, वैसे इतना काम हम अपने दिमाग में कर सकते हैं और करना भी चाहिए। अगर नहीं कर पा रहे तो सच में प्रैक्टिस की ज़रूरत है। देखिए यहाँ से हमको पता है कि 4 आदमी 15 दिन में कितना काम कर लेंगे, 60 हो जाएगा, 15 चौके 60। दूसरी साइड में बराबर होगा काम, तो 9 आदमी 10 दिन में कितना कर लेंगे, 90। तो 90 में से 60 को घटाएंगे, 30 मैन आ जाएंगे। ठीक, 30 M आ जाएगा। ऐसे ही वुमेन की बात करें, 5 वुमेन 15 दिन में 75 काम कर लेंगी, और 6 वुमेन 10 दिन में 60 काम कर लेंगे, तो 75 - 60 15 आ जाएगा। तो यहाँ से M/W हम, यानी कि इफिशियंसी मैन और वुमेन की, तो आसानी से वैसे ही दिख रही थी हमको, तो हम इतना काम इतना लिख के नहीं देखना है। M और W की जब इफिशियंसी आ गई, तो टोटल वर्क निकालने के लिए यहाँ पुट कर दीजिए, आपका टोटल वर्क आ जाएगा। उसके बाद आप फर्दर इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। alloy A contains metal X and Y in the ratio 5:2, while alloy B contains them in the ratio 3:4। alloy A जो है उसमें X और Y जो है 5:2 के रेशियो में है, alloy B में X और Y जो है वो 3:4 के रेशियो में है। C is prepared by mixing alloy A and B। C को जो बनाया गया है A और B को मिला के बनाया गया है, और किस रेशियो में मिलाए गए हैं, A और B 4:5। परसेंटेज ऑफ X इन alloy C, A में कितना है, 5:2 है, X और Y की बात कर रहे हैं। B में कितना है, 3:4 है XY। ठीक, अब इनको 4:5 के रेशियो में मिलाना है। एक बात बताइए, 5 और 2 7, पहला एलॉय 7 हो रहा है, दूसरा भी 7 हो रहा है, तो इनको इक्वल करने की हमको जरूरत नहीं है, तभी तो हम 4:5 के रेशियो में मिक्स कर सकते हैं जब इक्वल होंगे। इन्हें इक्वल करने की जरूरत नहीं है। अगर ये इक्वल ना होता तो हम फिर इनको इक्वल करते पहले, और फिर हम 4:5 के रेशियो में इनको मिक्स करते। जब 4:5 के रेशियो में इनको मिक्स करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 पंजे 20 और 4 दूनी 8, 5 तिया 15 और 5 चौके 20। तो एक्स और वाई कितना हो जाएगा। सी की बात करेंगे तो सी में हमारा कितना हो जाएगा, 20 और 15 35 तो हो जाएगा हमारा एक्स। ठीक है, 20 और 28 कितना हो जाएगा, 28 क्या हो जाएगा हमारा वाई जो है, मेटल वाई 28 हो जाएगा सी में। तो इसने कहा है कि सी में एक्स की परसेंटेज बताइए कितनी है। एक्स कितना है, 35 है। परसेंटेज बतानी है, टोटल से बताएंगे। 35 और 28 कितने हो जाएंगे, 8 5 13, 3 2 5 और 1 6 इंटू 100, और ये हमको बताना है। तो 7 पंजे 35, 7 9 63। ठीक है, तो 500/9, 500/9 करेंगे तो 9 पंजे 45, 450, 9 पंजे 45, 45 और बचेंगे 5 रह जाएंगे, 5/9 इतनी क्या आ जाएगी, 55, 5/9% इसका हमारा मेटल क्या है, एक्स है, किसमें, सी में है, और यही इसने पूछा था। 73 क्वेश्चन नंबर देखिए, द बेस ऑफ अ राइट प्रिज्म इज अ ट्राइंगल। प्रिज्म का क्वेश्चन कल हमने पिरामिड का देखा था लास्ट वाली क्लास में, आज प्रिज्म का देखिए। विद साइड 16, 30 एंड 34। जब भी आपको ये दे रखा हो, कोई भी साइड दे रखी हो, तो उनको आपको सबसे पहले चेक करना है कि वो राइट एंगल ट्राइंगल तो नहीं गई। राइट एंगल ट्राइंगल है तो हमको एरिया निकालने में आसानी होती है। ठीक, तो यहाँ से हम राइट एंगल ट्राइंगल कैसे चेक करेंगे, कोई भी बड़ी साइड ले लीजिए एक, तो उसके साथ दूसरी कोई भी साइड ले लीजिए, उनको एक बार जोड़ लीजिए, एक बार घटा के देख लीजिए, तीसरी साइड बन रही है अंडर रूट में तो ठीक है, नहीं बन रही तो वो राइट एंगल ट्राइंगल नहीं होगा। 34 और 30 64, माइनस करेंगे 34 - 30 तो 4 आएगा, इनका अंडर रूट निकालेंगे कितना आ जाएगा, 8 दूनी 16। तीसरी साइड बन रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, ये राइट एंगल ट्राइंगल इसका बेस है, हमने चेक कर लिया। हाइट कितनी रखी है, 32। लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया और वॉल्यूम पूछा है कितना होगा, किसका, प्रिज्म का। वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, प्रिज्म का वॉल्यूम हम निकालते हैं एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। तो एरिया ऑफ बेस कितना हो जाएगा, बेस कैसा है, राइट एंगल ट्राइंगल है जिसकी साइड 16 30 34 है, तो 1/2 बेस 16 और
हाइट कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी, और इंटू हाइट इसने 32 दे रखी है, किसकी, ये हाइट किसकी है, ये हाइट हमारे प्रिज्म की है। तो 2 से आप इसको डिवाइड करोगे तो 16 बार जाएगा, तो 16 16 256 इंटू 30, और वॉल्यूम हमारा कितना आ जाएगा, 0 3 6 18, 3 पंजे 15 और 1 16, और 3 3 6 1 7। तो वॉल्यूम कितना आ गया हमारा प्रिज्म का, 7680 आ गया। अब हम लेटरल सरफेस एरिया की बात करें, है ना। लेटरल सरफेस एरिया कितना होता है इसका, किसका, प्रिज्म का, राइट प्रिज्म की बात कर रहा है वैसे, वो होता है पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। पेरीमीटर ऑफ बेस, बेस क्या है, बेस हमारा एक ट्राइंगल है, और ट्राइंगल की साइड कितनी रखी है, 16 30 और 34। इसको जब हम पेरीमीटर निकालेंगे कितना हो जाएगा, 16 और 34 50 और 30 80। हाइट कितनी रखी है, 32, कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, 8 या 24 और 25। तो एल एस से हमारा 25 60, और वॉल्यूम हमारा 76 80, जो कि ऑप्शन ए में दे रखा है। डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, खास कोई कैलकुलेशन थी नहीं, ठीक है। 74 देखिए क्या कह रहा है, ए सेव्स 35% ऑफ हिज इनकम, ए अपनी इनकम का 35% बचाता है। इफ़ हिज इनकम इंक्रीजेज बाई 20.1%, अगर उसकी इनकम को हम 20.1% बढ़ा दें, एक्सपेंडिचर इंक्रीजेज बाई 20%, उसके खर्च को हम 20% बढ़ा दें, तो ये कह रहा है कि उसकी सेविंग में कितनी सेविंग उसकी घटे या बढ़ेगी, वो बताओ हमको। तो ऐसा क्वेश्चन हमने लास्ट वाली क्लास में भी देखा था, और बड़े अच्छे से करते हैं इसको हम। कैसे, इनकम लिख लेते हैं, इस साइड में हम एक्सपेंडिचर लिखते हैं, और फिर हम सेविंग लिखते हैं, ठीक। उसके बाद कलर चेंज पेन का, इनकम हम 100 मान लेते हैं, 35% वो सेव कर रहा है, 35% सेव कर रहा है, 100 रुपये कमा रहा है, 35 सेव कर रहा है, तो खर्च कितने कर रहा होगा, 65 कर रहा होगा खर्च। अब एक बात बताइए, 20.1% उसकी इनकम को बढ़ा दे, इसका मतलब पहले इनकम 100 थी, तो 20.1% उसका 20.1 ही हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। यानी कि 20.1 उसकी इनकम बढ़ी है, खर्च उसका कितना बढ़ा है, 20%, तो 65 का 20%, 65 दूनी 130, यानी कि 13। खर्च कितना उसका, 13 बढ़ गया। एक बात बताइए, बढ़ी हुई उसकी इनकम में 20.1 इनकम उसकी बढ़ी है, उसमें से वो 13 रुपये खर्च कर रहा है, तो एक्स्ट्रा कितने बचा रहा होगा, 7.1। 20.1 में से 13 को माइनस कर देंगे तो 7.1 आ जाएगा। इसका मतलब 7.1 जो है वो ज़्यादा बचा पा रहा है 35 के मुकाबले, और इसने यही पूछा था कि कितना ज़्यादा, लेकिन परसेंटेज के टर्म्स में। परसेंटेज किससे पूछ रहा है, पहली वाली सेविंग से। पहली वाली सेविंग कितनी थी, 35/100। अब यहाँ पे हम क्या करें, इस डेसिमल को उठाएंगे, 0.1710/35, तो हमको दिख रहा है कि 35 दूनी 70, 35 दूनी 70 का मतलब 700, तो 20 पॉइंट समथिंग आएगा, 20.3 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 25.3 उसकी क्या बढ़ जाएगी, सेविंग बढ़ जाएगी। ऐसे क्वेश्चन हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, और बड़े अच्छे से डिस्कस करते हैं इनको। इनकम को 100 माना, 65 एक्सपेंडिचर यानी कि खर्च, 35 रुपये बचा रहा था। इनकम उसकी 100 रुपये तो कमा ही रहा है, 20.1 और बढ़ गई, 20.1 जब उसकी बढ़ गई, खर्च उसका 13 ही रुपये बढ़ा है, तो कुल मिला के कितनी फालतू सेविंग करवा रहा है वो, 7.1 की फालतू सेविंग करवा रहा है। पहले कितनी थी, 35 थी, तो कह रहा है कि कितनी परसेंटेज के टर्म्स में कितनी फालतू सेविंग कर रहा है, तो परसेंटेज के टर्म्स में 20.3% की एक्स्ट्रा सेविंग कर पा रहा है। ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू इतनी दे रखी है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इतनी दे रखी है, ए बी सी इतनी, इसका वैल्यू पूछ रहा है। डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाने वाले हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इजिकल्स टू क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी, और ब्रैकेट बड़ा लगाते हैं, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस थ्राइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, ठीक है। लगा दो, इसकी वैल्यू हमको निकालनी है, -3abc कितना दे रखा है 40, वो भी माइनस का, तो प्लस के कितने हो जाएंगे 120, बराबर ए प्लस बी प्लस सी कितना रखा है 1, 1 का स्क्वायर -3 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ये कितना रखा है -22। तो यहाँ से हम देखेंगे 120 को इधर ला के माइनस में कर लेंगे, तो 1 माइनस 22 या 66, लेकिन ये वाला माइनस और ये वाला माइनस प्लस बना लेंगे तो 66, और ये वाला जो 120 इधर प्लस का था उधर जाके माइनस का 120 हो जाएगा। तो कितना बचा है 67 माइनस 120, जो कितना हो जाएगा 53, वो भी कैसे, माइनस के।
तो देखिए डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, कोई टिपिकल खास कुछ ऐसा था नहीं इसमें। अ पर्सन मेक्स एन आर्टिकल 36% above द कॉस्ट प्राइस एंड ऑफर 30% डिस्काउंट ऑन मार्क प्राइस, व्हाट इज द गेन और लॉस परसेंट। सीपी को अगर हम कह दें उसका सीपी 100 है, तो 36% ज़्यादा डाल रहा है उस पर, एमआरपी कितना डाल रहा है 136 डाल रहा होगा। सेलिंग प्राइस कितना होगा उसका, 30% का डिस्काउंट दे रहा है तो 136 के 70% पे बेच रहा होगा। ठीक, जीरो से जीरो कैंसिल आउट, कितना हो जाएगा 7×42, हाँ 7×42, कैरी 4 हो गया, 7×21 4 25, 7 और 2 9, तो 95.2, 100 की चीज़ को कितने बेच रहा है 95.2 में बेच रहा है, इसका मतलब 4.8% का उसको लॉस हो रहा है। ये देखिए, अ ट्रेडर गेन्स 25% बाय सेलिंग एन आर्टिकल विद 20% डिस्काउंट ऑन इट्स मार्क्स प्राइस। एक ट्रेडर जो है वो 25% बचाता है, फायदा करता है, प्रॉफिट करता है कब, जब 20% का डिस्काउंट देता है, उसके बाद भी फायदा ले रहा है। देखो कितना ऊपर डाल रहा होगा एमआरपी को, खुद देख लीजिए। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इंक्रीज बाय 30%, देन हाउ मच डिस्काउंट शुड ही ऑफर ऑन द सेम मार्केट प्राइस टू गेन 15% प्रॉफिट। सीपी और एमपी का रेशो हम कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला आपको पता होगा, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस जो भी कुछ दे रखा हो, इसी को अप्लाई करते हैं इसमें। तो सीपी और एमपी का पहले रेशियो देख लेते हैं कितना आ जाएगा। 25% का फायदा हो रहा है और 20% का उसको डिस्काउंट दे रहा है, तो 20% का डिस्काउंट 100 - 20 यानी कि 80 हो जाएगा सीपी। ठीक है, 25% का फायदा हो रहा था तो 125 उसका एमपी या एमआरपी हो जाएगा। अभी क्या कह रहा है कि आर्टिकल इंक्रीजेज बाय 30%, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इंक्रीजेज बाय 30%, इसका मतलब अगर इसको हम 80 को 30% बढ़ा दें, इसको कितना 30% बढ़ा दें, तो नया सीपी कितना हो जाएगा, ये 130%, 13 8 104, नया सीपी कितना हो जाएगा 104 हो जाएगा। हाउ मच डिस्काउंट शुड ही ऑफर ऑन द सेम मार्केट प्राइस टू गेन 15%। अभी भी इस 104 पे हमको कितना प्रॉफिट चाहिए, 15% का प्रॉफिट और चाहिए, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 104 प्लस 104 का 15%, जो कि कितना हो जाएगा 15 चौके 60 और 15.6 हो जाएगा। तो 104 प्लस 15.6 कितना हो जाएगा 119.60। ये हमारा नया सेलिंग प्राइस हो गया। ये कह रहा है कि अब कितना डिस्काउंट ये दे, कितना डिस्काउंट दे कि ये इसको 119.60 में बेच पाए। एमआरपी सेम है, एमआरपी जो पहले था वो भी आज इतना ही है, तो 125 पे कितना डिस्काउंट देना पड़ेगा इसको, 5.4 का डिस्काउंट देना पड़ेगा। कितने पे 125 पे, हाँ ठीक है। और इसको परसेंटेज के टर्म्स में पूछ रहा है तो बस निकाल दीजिए। कैसे करेंगे इसको, 25×5 125, 25 चौके 100, 4 चौक 16, 4 पंजे 20 और 21.6 अपॉन 5, या फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 चौके 20 और 16 दूनी 32, 4.32% इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आई थिंक आज के, हाँ आज के क्वेश्चन खत्म हो गए। इसको समझ लीजिए फिर से एक बार कि सीपी एमपी का रेशियो हमने निकाला, सीपी कितना 80 था, एमआरपी कितना था 125 था। इसने कहा कि सीपी को इसके अगर हम 30% बढ़ा दें यानी कि 104 नया सीपी हो जाएगा, इसका न्यू सीपी कितना हो जाएगा 104 हो जाएगा। तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 15% का प्रॉफिट चाहिए हमको, 104 पे 15% का प्रॉफिट देंगे तो सेलिंग प्राइस 119.60 हो जाएगा। इसने कहा है कि डिस्काउंट कितना दे, 125 की चीज़ को 119.60 में बेचना है तो 5.4 का डिस्काउंट देना पड़ेगा, 5.4 का डिस्काउंट देना पड़ेगा 125 पे। तो यही इसने पूछा था हमसे कि डिस्काउंट परसेंट कितना हो जाएगा, तो डिस्काउंट परसेंट 4.32 हो जाएगा। तो देखिए आज के क्वेश्चंस हमारे सारे हो गए जितने भी थे। आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर हाँ कोई प्रॉब्लम आती है आपको तो आप टेलीग्राम चैनल पे आके वहाँ पे मुझे डायरेक्टली क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि नेक्स्ट वीडियो होगी इस 2020 वाला टीयर 2 का जो हम क्वांट वाला सेक्शन कर रहे हैं, इसका लास्ट वीडियो होगी, उसमें हम लास्ट जो बचे हुए क्वेश्चन हैं वो सारे डिस्कस कर लेंगे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।